वेलकम टू चैप्टर नंबर 5 एंड लेक्चर 3 ऑफ आर पॉलिटिकल साइंस सीरीज, जहाँ पे हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। और अब से मैं चैप्टर्स को थोड़ा ब्रीफली कंसाइजली ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ताकि जिससे आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मेनली हम चैप्टर क्या थोड़ा ब्रीफ जानेंगे और उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वही देखेंगे, राइट। क्योंकि अभी आपका बोर्ड्स का टाइम है, सो आई विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, राइट। डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं वटी साउथ एशिया। साउथ एशिया से पहले मैं बताऊंगा, लास्ट चैप्टर में हमने ईयू किया था, आसियान किया था, चाइना रिलेशंस किए थे इंडिया के साथ। तो वैसे ही आसियान जैसे हमारे साउथ ईस्ट नेशंस थे एशिया के, वैसे ही साउथ एशिया में कौन से नेशन आते हैं। लेट्स सी द मैप ऑफ साउथ एशिया, हमें पता चल जाएगा। मेनली अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार भी इसमें इंक्लूड होता है, राइट। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस मिलती है 1947 में। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ द इलेक्टेड। सबसे पहले क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन के बन के तैयार हुआ तो जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब उन्होंने जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो पॉलिटिकली डेमोक्रेटिक कंट्री चल रही थी, उसको सबसे पहले टेक ओवर कर लिया। किसने? जनरल अयूब खान। मतलब उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर कर लिया, राइट। उसके बाद जब लोगों के बीच पॉपुलर डिससेटिस्फेक्शन हुआ तो उनको क्या करना पड़ा? अपना रूल छोड़ना पड़ा, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या हुआ? दिस गेव वे टू अ मिलिट्री टेक ओवर वंस अगेन अंडर जनरल याया खान। अब अगर एक बंदा कोई गलती कर इस पोजीशन में पहुंच जाते तो सबके लिए एक लेसन बन जाता है कि वो भी ये कर सकते, राइट। तो पहले जनरल अयूब खान ने मिलिट्री टेक ओवर किया, बाद में लोगों ने प्रोटेस्ट किए, तो बाद में दोबारा डेमोक्रेटिक रूल आया। लेकिन जनरल अयूब याया खान ने भी सेम वही किया, मिलिट्री रूल वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान फेस बांग्लादेश क्राइसिस आफ्टर अ वॉर विद इंडिया 1971। ईस्ट पाकिस्तान ब्रोक करके हमें बताया 1971 में ईस्ट पाकिस्तान टूट कर क्या बन गया था? बांग्लादेश बन गया था, राइट। आफ्टर दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम टू पावर इन पाकिस्तान। मतलब जब वो अपनी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जब वो मिलिट्री वॉर हार गए थे तो उनकी डिक्टेटरशिप भी ख़त्म हो गई। तो जुल्फिकार अली भुट्टो वहाँ पर डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस जीतकर गवर्नमेंट बनाते हैं 1971 से 1970। मतलब 6 साल के लिए वहाँ पर गवर्नमेंट रहती है। भुट्टो गवर्नमेंट रिमूव्ड बाय द जनरल जियाउल हक। अब क्या होता है? फिर से एक आर्मी जनरल आते हैं, थर्ड 1977 में उनकी गवर्नमेंट को वहाँ से हटा देते हैं। इसके बाद फिर प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट, फिर से लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं इस मिलिट्री रिजीम्स के खिलाफ, राइट। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश वंस अगेन 1988 में जाके फिर से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। इन दिस पीरियड पाकिस्तान फॉलोड सेंटर अराउंड द कंपटीशन पार्टी, ठीक है। फिर क्या होता है? इन दिस फेज इलेक्टिव गवर्नमेंट लास्ट 1990 तक ही वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, वो लास्ट हो पाती है। लेकिन फिर से जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर को हटा देते हैं और अपनी फिर से गवर्नमेंट वहाँ ले आते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी थी पाकिस्तान की, जहाँ पर 4 बार मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द सेवरल फैक्टर्स फेस्ड बाय पाकिस्तान फॉर इट्स फेलियर टू बिल्ड अ स्टेबल डेमोक्रेसी। क्वेश्चन आता है मेनली 2 मार्कर या 4 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है, राइट। विल सी। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? द सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी। मतलब जो सोशली पूरी सोसाइटी में किसका डोमिनेंस बना हुआ है? एक तो मिलिट्री का डोमिनेंस है, ऊपर से जो क्लर्जी है और लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके वहाँ पर क्या है? बोलबाला है पूरी सोसाइटी में, राइट। दूसरा, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड प्रो मिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। आपको पता है 4 वॉर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, तो इन वॉर्स के कारण क्या हो गया? वहाँ पे मिलिट्री जो ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा बैकिंग मिल रही है गवर्नमेंट से भी, और इवन जो लोग हैं उनसे भी कि हमें क्या करना है? इंडिया से जीतना है, राइट। दिस ग्रुप है ऑप्शन सेट पर। और इन ग्रुप्स ने क्या बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पाकिस्तान की वो फ्लोड है, वो आपको झूठ बोलते हैं और वो सेल्फिश लोगों के द्वारा बनाई गई है। इसलिए वो और भी ज़्यादा मिलिट्री को, आर्मी को क्या कर रहे हैं? लोग वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उनकी बातों में आके। वाइल डेमोक्रेसी हैज नॉट बीन फुली सक्सेसफुल पाकिस्तान, देयर बीन स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटीमेंट। तो उन्होंने क्या बताया कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल तो नहीं हो, लेकिन लोगों के बीच अभी भी डेमोक्रेसी के लिए वहाँ पर क्या है? काफ़ी अच्छे सेंटीमेंट्स हैं। द लैक ऑफ
अब देखते हैं थर्ड पॉइंट इस क्वेश्चन का क्या है। द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान। इंटरनेशनली भी कोई अच्छे से सपोर्ट नहीं मिला है उनकी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के, राइट। क्योंकि अब हम क्या देखेंगे, जो वेस्टर्न नेशंस हैं या फिर जो हमारे यूएस है, उनके अलाइज है, उनको क्या लगता है कि सिंस पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक कंट्री, तो उनको क्या लगता है कि ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म उनको भी फेस करना पड़ जाएगा अगर वो पाकिस्तान की इंटरनली मुद्दों पर बात करेंगे तो, राइट। तो इस चीज़ से डर के मारे भी वो वहाँ पर बात नहीं करते हैं। तो मेनली ये 3 पॉइंट्स आ गए हैं सामने, इसको आप एक्सप्लेन करोगे और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, राइट। स्टोरी आती है बांग्लादेश की। 1947 से 1971 तक क्या था, बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान होता था, पाकिस्तान का ईस्टवर्ड हिस्सा होता था। वहाँ पे क्या था, उस टाइम पर मेनली ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट करता था वेस्टर्न पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान है। वहाँ पर सबकी बड़ी इशू क्या हो रहा था, ईस्टर्न पाकिस्तान वालों को बंगाली कल्चर और उनके जो लैंग्वेज थे उसको सप्रेस किया जा रहा था। जो बंगाली कल्चर उस पर क्या कर रहे थे, वो वेस्टर्न पाकिस्तान वाले अपना कल्चर थोप रहे थे, और दूसरा जो बंगाली लैंग्वेज थी उसके ऊपर वो क्या बोल रहे थे, उर्दू लैंग्वेज जो है आप वही फॉलो करोगे, बंगाली फॉलो नहीं करोगे। तो एक चीज़ तो ये लोगों के बीच में ख़राब चल रही थी ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का। और दूसरा क्या हुआ, जब 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो एक लीडर थे ईस्ट पाकिस्तान के, उनकी जो पार्टी थी वो ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत जाती है, और इवन वो इतने वोट्स ले लेती है कि वेस्टर्न प्लस ईस्टर्न पाकिस्तान के मिला के टोटल जो सीट्स होती हैं उनमें उनको मेजॉरिटी मिल जाती है। तो ये चीज़ देख के क्या करते हैं, जो वेस्टर्न पाकिस्तान वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी लीडरशिप को सप्रेस करने के लिए उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। वेस्टर्न पाकिस्तान लीडरशिप रिफ्यूज टू कन्वीन द असेंबली, वो कहते हैं हम ये सब नहीं मानेंगे, और शेख मुजीबुर रहमान जो उनके लीडर थे उनको अरेस्ट कर लेते हैं, राइट। उसके बाद जब वो देखते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, डेमोक्रेटिक राइट छीने जा रहे हैं, तो लोग वहाँ पर सामने आते हैं जो कि ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, और वेस्टर्न पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाते। तो इंडिया भी उसमें उनकी हेल्प करता है, और वहाँ पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हो जाती है, जिसमें इंडिया जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है, और उसको अपना ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि बाद में उसको फ्रीडम प्रोवाइड करा के बांग्लादेश बना दिया जाता है, राइट। इसके बाद क्या हो जाता है, बांग्लादेश की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जिसमें वो क्या बोलता है कि हम सेकुलरिज्म को फॉलो करेंगे, डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, राइट, और सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। लेकिन जैसा कि उनके वेस्टर्न पाकिस्तान में देखते हुए आ रहे थे, बार बार मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, मिलिट्री coup हो रहे थे, तो सेम शेख मुजीबुर रहमान जो उनके एक लीडर थे, विजनरी लीडर जिन्होंने आज़ादी दिलाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, शिफ्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री टू द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर, उसको शिफ्ट करके किसके पास, प्रेसिडेंट के पास करना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट वो खुद थे, शेख मुजीबुर रहमान क्या थे, खुद प्रेसिडेंट थे। तो इसलिए क्या लगा, और उन्होंने क्या किया, सिंगल पार्टी बना दिया, बाकी जितनी पार्टी थी उनको अबॉलिश कर दिया, कोई और पार्टी नहीं होगी, सिर्फ अवामी लीग उसकी पार्टी वहाँ रहेगी। तो इससे क्या हुआ, लोगों में एक तरीके से डिक्टेटरशिप की भावना सामने आएगी, राइट। तो फिर इस चीज़ को हटाने के लिए वहाँ पर मिलिट्री अपराइजिंग हुआ, और नए मिलिट्री रूलर जो थे ज़ियाउर रहमान, उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की नेशनल पार्टी वहाँ पर बनाई, और उनकी पार्टी वहाँ पहले उन्होंने मिलिट्री coup किया, उनको हटाया, और फिर क्या किया, अपनी खुद की पार्टी बनाई और इलेक्शंस लड़े। फिर बाद में उनकी पार्टी इलेक्शन जीत भी जाती है 1979 में, राइट, किसकी, ज़ियाउर रहमान की। लेकिन बाद में क्या होता है, वो भी मारे जाते हैं किसी और मिलिट्री लीडर के द्वारा। और मिलिट्री लीडर कौन थे, जनरल इरशाद, लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। फिर बांग्लादेश के लोगों को क्या लगता है, उनसे डेमोक्रेसी छीनी जा रही है, तो मेनली स्टूडेंट्स और बाकी के लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, और किसके खिलाफ, जनरल अरशद के खिलाफ। फिर बाद में इलेक्शंस होते हैं 1991 में, और देन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तब से लेके आज तक बांग्लादेश में बनी हुई थी अंटिल 2024। जब 2024 में मिलिट्री जो रूलर थे, मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने जो कि हमारी शेख हसीना उनकी प्रेसिडेंट हैं, उनको वहाँ से सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। तो टिल 1991 से लेकर 2024 तक वहाँ पर अच्छे से डेमोक्रेसी चल रही थी।
लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि डेमोक्रेसी बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है एशिया में। तो बांग्लादेश इज़ नो एक्सेप्शन टू दैट, बांग्लादेश को भी इशू फेस करना है, राइट। अब हम आते हैं डायरेक्टली नेपाल पे। नेपाल की स्टोरी कुछ ऐसी होती है, नेपाल में मोनार्की होती है, बाद में उस मोनार्की को चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया जाता है। अब ये जो स्टोरीज़ हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आपको बस ब्रीफ में बता रहा हूँ, आपको खुद से पढ़नी है चैप्टर में, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है जिसमें क्या होता है, जो किंग होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है, उसके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती, राइट। तो बाद में लोग क्या करते हैं, फुल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो राजा को क्या होता है, ये चीज़ें पसंद नहीं आती, तो राजा क्या करता है, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटाकर बाद फुल्ली मोनार्की वहाँ पर ले आता है कि यहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा, फुल मोनार्की चलेगी। लेकिन बाद में क्या होता है कि नेपाल के लोगों को जो एक तरीके से फ्रीडम थी वो टेस्ट करने को मिल जाती है। उन्होंने जो डेमोक्रेसी का स्वाद था, फ्रीडम का स्वाद था, वो चख लिया था। और बाद में वो प्रोटेस्ट करते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज उसमें मिलते हैं, माओइस्ट ग्रुप मिलते हैं, और वो सब मिलके क्या करते हैं, एक आर्म स्ट्रगल छेड़ देते हैं। और लास्ट में क्या होता है, जो राजा होता है उसको मोनार्की ख़त्म करके वहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी पड़ जाती है, राइट। तो ये स्टोरी थी नेपाल की। अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका ये हमने 9th क्लास में 10th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है, द स्टोरी ऑफ श्रीलंका, जिसमें देयर वर 2 मेजर ग्रुप्स, सिन्हालाज एंड तमिल्स। श्रीलंका के अंदर जो सिन्हालाज थे वो कौन थे, वो वहाँ के इनहेबिटेंट जो श्रीलंका के थे, और तमिल्स कौन थे, वो इंडियन हिंदू तमिल्स थे, राइट। मेनली हर चीज़ में प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, सिन्हालाज को। ये चीज़ जो तमिल्स थे उनको पसंद नहीं आई, वो अपनी डिमांड सामने रखते हैं, लेकिन उनकी डिमांड को माना नहीं जाता। बाद में क्या होता है कि उनकी डिमांड ना मानने पर उनमें आक्रोश बढ़ जाता है, वहाँ पर उनके बीच एक तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। मीन्स सिन्हालाज वर्सेस तमिल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सिन्हालाज को कौन, उनकी स्टेट एक तरीके से सपोर्ट कर रही होती है, तमिल्स को इंडियन स्टेट सपोर्ट करती है। बाद में जाकर ये जो लड़ाई जो उसको रुकवाया जाता है और एक पीस अकॉर्ड साइन किया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि सिन्हालाज और तमिल्स को इक्वली हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनके बीच कोई भेदभाव नहीं देंगे। और यहाँ पे जाके क्या होता है, श्रीलंका की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। नाउ द मेन टॉपिक स्टार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट्स। अब हम देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान के क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे पहले 1947 में जैसे ही आज़ादी हुई तो फर्स्ट वॉर हमारा स्टार्ट हो गया पाकिस्तान के साथ। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर आपको पता है कि जो कश्मीर का हमारा हिस्सा है, ये हमारा कश्मीर है, ये उस टाइम पर क्या था, इंडिपेंडेंट स्टेट था, इंडिया का पार्ट भी नहीं था, पाकिस्तान का पार्ट भी नहीं। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि इसको हम क्या कर लेंगे, अपने मिलिट्री के ज़ोर से इसको अपने कब्ज़े में ले लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो राजा था कश्मीर का वो इंडिया के पास आता है, जवाहरलाल नेहरू और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आता है, उनको बोलता है कि हमें बचाइए। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको बचाने के लिए, ताकि उस पर पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई ना कर पाए, हम उसके साथ एक वॉर लड़ते हैं और हम उसको पाकिस्तान को उसमें हरा देते हैं। देन स्टिल 1965 में भी पाकिस्तान के साथ वॉर होता है और हम उसको जीत जाते हैं। 1971 का मैंने बता दिया कि वॉर होती है, हम जीत जाते हैं, बांग्लादेश बन जाते हैं। और 1999 में भी कारगिल की वॉर होती है और उसको भी हम जीत जाते हैं। आज तक चारों वॉर हम पाकिस्तान से कभी नहीं हारे, राइट। अब इन्होंने इश्यूज़ बताए हैं कि कौन सी जगह के लिए वो लड़ाई करते हैं, कश्मीर के लिए वो, और सियाचिन ग्लेशियर के लिए। अब इन्होंने एक इशू बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को ब्लेम भी करते रहते हैं। इंडिया बोलता है कि आप हमारे कंट्री में क्या करते हो कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हो, मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे हो, हमारे कश्मीर और खालिस्तान को क्या कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, उसको बूस्ट कर रहे हो लोगों को। और पाकिस्तान उसके अपोजिट में क्या बोलता है कि आप हमारे प्रोविंस ऑफ सिंध और बलूचिस्तान में भी सेम एक्टिविटीज़ कर रहे हो। सिंध की फोर्सेस को, बलूचिस्तान की फोर्सेस को क्या कर रहे हो, पैसा दे रहे हो कि हमसे क्या कर सकें, वो एक तरीके से अलग हो सके, राइट। उसके बाद क्या है, अभी तक चल रहे हैं कन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं हम इंडिया और पाकिस्तान की, राइट। और दूसरा उन्होंने क्या बोला कि इन 1960 में
वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि वो क्या कर सके, जो इंडस रिवर है उसके वाटर को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ, ताकि इसमें कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स बाद में ना हो, राइट। इंडस वाटर ट्रीटी हमने कर ली थी। लेकिन कुछ अभी भी ऐसी जगह है जैसे कि सर क्रिक और रन ऑफ कच्छ, जहाँ पर अभी भी जो बॉर्डर है वो व्हाट इज दिस, जो बॉर्डर है वो अभी भी अच्छे से डिमार्केट नहीं किया गया, और वहाँ पर क्या होता है, अभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ इश्यूज आते रहते हैं, राइट। इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स, इस टॉपिक को अगर आप छोड़ भी देंगे तो इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि इसमें 1 या 2 मार्क कर ही आएगा, वो भी आप MCQs में वो कर सकते हो एक्सपेक्ट, और मेनली वी हैव डन दिस इन द क्लास। नाउ द फाइनल and the main start is SAARC. The last topic we have to do in this chapter is SAARC. And what is SAARC? SAARC is peace and cooperation. Let's start with the SAARC. SAARC is South Asian Association for Regional Cooperation. We have to do this topic very sincerely. 4 marker question we can expect from this chapter, from this topic, क्योंकि अभी तक जो इतने टॉपिक किए उनमें से कोई इतना मेन टॉपिक नहीं था। इवन SAARC is the main topic in this chapter, right? The states of South Asia recognize the importance of cooperation and friendly relation among themselves. क्या बोल रहे हैं? We will do word by word this topic. जो स्टेट्स थे साउथ एशिया के, जो नेशंस थे, वो क्या सोच रहे हैं, उनको क्या पता चला कि कितना इम्पोर्टेंस है अगर वो कोऑपरेट करें एक साथ में और मिलिट्री फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखें अपने साथ में। तो इसलिए SAARC एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव है। SAARC क्या है? मेजर रीजनल इनिशिएटिव है बाय साउथ एशियन स्टेट्स टू इवॉल्व द कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। इसलिए साउथ एशियन स्टेट्स ने क्या किया, एक कोऑपरेशन बनाया जिससे वो क्या कर सके, मल्टीलेटरल, मतलब आपस में सारे मिलकर, मल्टी कंट्री मिलकर एक अपने क्या कर सके, बातचीत कर सके, ट्रेड कर सके। इट बिगेन इन 1985, तो पॉइंट हमें मिल गया, इट स्टार्टेड इन 1985। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू परसिस्टिंग पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैज नॉट मच सक्सेस। लेकिन अब क्या देखेंगे, इट हैज़ ओनली लिमिटेड सक्सेस, ज़्यादा उसको सक्सेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस, इंडिया जो क्या है साउथ एशिया का एक मेजर प्लेयर है, उसमें और पाकिस्तान में 4 बार वॉर हो चुके हैं, राइट। तो उसकी वजह से पॉलिटिकल इंडिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इस वजह से क्या है, उसको ज़्यादा अच्छे से सक्सेस नहीं मिली। अब SAARC ने क्या किया था, एक साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाने की बात करें, जिससे वो क्या करेंगे, फ्री ट्रेड जोन्स बनाएंगे, जिससे टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अच्छे से इकोनॉमिक बूम कर सके, सबकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सके, राइट। अ न्यू चैप्टर ऑफ द पीस एंड कोऑपरेशन माइट इवॉल्व इन साउथ एशिया, ऑल कंट्रीज रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। क्या कह रहे हैं, अगर हर कंट्री फ्री ट्रेड अलाउ कर दे अपने बॉर्डर में साउथ एशिया में, तो एक नया पीस और कोऑपरेशन का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। यही आइडिया था साफ्टा के पीछे। लेकिन साफ्टा का सबसे पहला एम क्या था, एट लोअरिंग ट्रेड बैरियर्स बाय 20% बाय 2007। क्या बोला था, ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, जो टैक्सेस हम लगाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, उसको कम कर देंगे अराउंड 20% से। लेकिन इसके पीछे भी एक इशू है कि नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनको क्या डर लग रहा है कि साफ्टा किसने बनाया है, साफ्टा इंडिया ने बनाया है अपने लिए, ताकि इंडिया क्या कर सके, अपनी जो मार्केट है उसको हमारी कंट्री के अंदर ला सके, अपनी कंट्री की जो पावर है, जो कमोडिटीज़ हैं, जो इकोनॉमीज़ है, उसको हमारी कंट्री में ला के पूरी कंट्री को एक तरीके से कैप्चर कर ले। ये सब कौन सोचते हैं, नेबरिंग कंट्रीज सोचते हैं। उन्होंने क्या बोला, इट इज़ अ वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स एंड टू इन्फ्लुएंस देयर सोसाइटी एंड पॉलिसीज थ्रू कमर्शियल वेंचर्स। क्या कह रहे हैं, एक तो हमारी मार्केट्स को इन्वेड कर देंगे, और दूसरा क्या बोला इन्होंने, they will influence our societies plus political decisions। हमारे political decision को भी क्या करेंगे, इंडिया इन्फ्लुएंस कर देगा। इंडिया थिंक दैट देयर आर रियल इकोनॉमीज
लेकिन इंडिया क्या कह रही है कि बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे भाई अगर आप साफ्टा में आ जाओगे तो, राइट। लेकिन सम इन इंडिया थिंक टैंक, कुछ लोग लेकिन इंडिया को क्या बोल रहे हैं कि साफ्टा नहीं हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बड़े बड़े नेशन साउथ एशिया के जैसे कि नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, उनके साथ फ्री ट्रेड बायलैटरल एग्रीमेंट कर रखे। मतलब श्रीलंका के साथ हमारा अलग एग्रीमेंट है, भूटान के साथ अलग, नेपाल के अलग, जिसमें हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसलिए इतनी बड़ी कोई इशू है नहीं। Although India-Pakistan relations seem to be a very story of endemic conflict and violence, there has been a series of efforts to manage tension and build peace. तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन तो काफ़ी टेंशन कन्फ्लिक्ट वाला रहा है, लेकिन हम एफर्ट कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, राइट। ये लास्ट आपका जो पैराग्राफ है, इट इज़ मेनली बोल बच्चन बातें कर रहे हैं कि हम रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं, ये हो रहा है, मेनली नॉर्मली पढ़ लेना। यूएस की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं कि यूएस भी क्या कर रहा है। पहले यूएस कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या था, यूएस वाज अलाइंड विद पाकिस्तान, क्योंकि यूएसआर वाज मोर शिफ्टेड टूवर्ड इंडिया। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, जैसे ही कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो फिर क्या हुआ, यूएस की जो पॉलिसीज़ थी वो इंडिया की तरफ भी आ गई, शिफ्ट हो गई। क्यों, इंडिया के पास एक तो बड़ी मार्केट है, दूसरा अब यूएसएसआर भी नहीं बचा है, तो इंडिया यूएस किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, इंडिया की तरफ। तो अब जो मेन वो उसको पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, उसका भी सपोर्ट उसकी तरफ कम हो गया है, राइट। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। हम मेनली 20-25 मिनट की हर चैप्टर की वीडियोस बनाएंगे, इसमें हम मेन टॉपिक्स को ही उठाएंगे, बाकी सब एक स्टोरी के वे में चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सार का हमने देख लिया, सार के बारे में आ सकता है 2 मार्कर 4 मार्कर में जो जो पता है वो सब लिखना है। लिखने का तरीका मैं बता चुका हूँ, एक इंट्रो होगा 2 लाइन का, उससे ज़्यादा मत डालना। उसके बाद फिर हेडिंग्स होंगी, उसको एक्सप्लेन करेंगे, 3-4 हेडिंग होंगी और लास्ट में कंक्लूजन होगा और क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा, राइट। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़, तब तक हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।